नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। पुणे की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है। राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का केस वीडी सावरकर के पोते ने किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संबंधित मानहानि मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते ये टल गई। वादी विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सांसद विधायक के लिए विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी। बता दें 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का राहुल गांधी पर आरोप है। प्रधानमंत्री मोदी भगवान हैं या इंसान? प्रधानमंत्री खुद ही इस पर काफी ज्यादा भ्रमित हैं या वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कभी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं तो कभी कहते हैं कि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था, लेकिन चुनाव जीतकर आने के बाद अब वो कह रहे हैं कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस ताजा बयान की अब लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए उनके इस बयान से तुलना की जा रही है, जिसमें उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था। कांग्रेस ने भी अब पीएम के दोनों बयानों को लेकर उन पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये बात वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने 8 महीने पहले ही खुद को परमात्मा का स्वयंभू बताकर घोषित किया था। ये स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है। तेजस्वी यादव ने अपनी उस टिप्पणी पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली के संदर्भ में सवाल पूछा गया था, सवाल किया गया था कि आप दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। इंडिया गठबंधन दिल्ली में नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरल में लेफ्ट पार्टी अलग लड़ी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा इंडिया गठबंधन है। बिहार की जहां तक बात है तो हम तो यहाँ शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में हैं। महाराष्ट्र में अब इंडिया गठबंधन पर खत्म होने की तलवार लटकने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कांग्रेस के हार के कारणों पर बात करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए हमें बहुत कम समय मिला और इसका मुख्य कारण था सीट शेयरिंग को लेकर हुई देरी। उन्होंने कहा कि अगर समय पर सीटों का बंटवारा होता तो कांग्रेस को प्रचार करने का पर्याप्त समय मिलता, जो कि नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना नेता संजय राउत ने इस प्रक्रिया में 20 दिन की देरी कर दी। इस देरी की वजह से ना तो सही प्लानिंग हो पाई और ना ही कोई रणनीति बनाई जा सकी। तीनों पार्टियों का संयुक्त कार्यक्रम भी समय पर नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि यह हार केवल एक वजह से नहीं हुई, बल्कि अनेक कारणों के चलते ये परिणाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे अहम वजह थी सीट शेयरिंग प्रक्रिया में हुई देरी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव के बाद अब तो कोई बैठक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब गठबंधन की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है और इसको लेकर लोगों के मन में संशय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से संवाद और चर्चा की कमी के चलते गठबंधन कमजोर हुआ है। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी यही मानकर चल रही है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक की जरूरत थी तो उन्हें इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन टूटता है तो फिर दोबारा गठबंधन नहीं होगा। बता दें, इंडिया गठबंधन के टूटने की चर्चा हर तरफ हो रही है। आप से लेकर तेजस्वी यादव, ममता, उमर अब्दुल्ला और अब महाराष्ट्र में भी सब कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की जामा मस्जिद परिसर में स्थित कुएं की स्थिति में कोई बदलाव न करने के आदेश दिए। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि संभल जिला प्रशासन पुराने मंदिरों और कुएं को पुनर्जीवित यानी फिर से शुरू करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है। मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है ऐसे कम से कम 32 पुराने मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया है जिनमें अब कोई पूजा अर्चना नहीं होती या जो बंद हैं। वहीं 19 ऐसे कुओं की भी पहचान की गई है जिन्हें सार्वजनिक प्रार्थनाओं उपयोग के लिए चालू किया जा रहा है। कमेटी ने यह भी कहा कि संभल की मस्जिद का कुआं भी सूची का हिस्सा है। इस कुएं का आधा हिस्सा मस्जिद में है, इसलिए कमेटी ने कोर्ट से यह अपील की है कि वो ये निर्देश दे कि अदालत के आदेश के बिना इस कुएं के मामले में कोई कदम न उठाया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 21 फरवरी को करेगा। मस्जिद कमेटी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संभल नगर पालिका के नोटिस में मस्जिद को हरि मंदिर बताया गया है और इसमें जल्द ही पूजा करना शुरू किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा।
हालांकि बेंच ने हुजैफा अहमदी से कहा कि उन्हें कुएं से दूसरों को पानी लेने की अनुमति देनी होगी। इस पर हुजैफा अहमदी ने आशंका जताई कि कुएं को खोदा जा सकता है। इसके जवाब में सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा इसकी इजाजत नहीं है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका आज 46वां दिन है। वहीं अब डल्लेवाल ने एक संदेश जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। हमारा अनशन करना कोई कारोबार तो नहीं है, ना ही हमारा शौक है। बता दें, किसान नेता डल्लेवाल एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित किसानों की कई मांगों के लिए पिछले कुछ महीनों से भूख हड़ताल पर हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस का अनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हथियार बांट रहा है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक वीएचपी योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के 50,000 युवाओं को त्रिशूल दे रहा है, जिसमें कम उम्र के लड़के भी शामिल हैं। इसके अलावा अब वीएचपी महिलाओं को हथियारबंद कर रहा है। इस माह ये संगठन 20,000 से ज्यादा महिलाओं को शस्त्र दीक्षा समारोह के तहत कटार दे रहा है। संगठन के वरिष्ठ नेता दावा करते हैं कि ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में यूपी बिहार के वोटरों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को फर्जी और धोखेबाज कहा। गिरिराज ने कहा कि केजरीवाल जी जो खुद फर्जी और धोखेबाज हैं, वो बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं 500 रुपए का टिकट कटा कर आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को धोखा दिया, टेम्पो और 3 व्हीलर वालों को धोखा दिया। गिरिराज ने कहा ये केजरीवाल अपनी बातों पर नहीं रहते हैं और यूपी, बिहार और पूर्वांचल वालों को फर्जी कह रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रही है। अब आपने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भाजपा ने प्रत्येक वोटर को 10-10 हजार रुपए देने के लिए भेजा था, लेकिन भाजपा नेताओं ने इनमें से 9,000 रुपए अपने पास रख लिए और केवल 1,000 रुपए ही वोटर्स तक पहुंचाए। ये आरोप शुक्रवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सार्वजनिक रूप से लगाए। संजय सिंह ने भाजपा को गाली गलौज पार्टी बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के नेताओं ने दिल्ली में खुलेआम वोट खरीदने की कोशिश की और ये पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय बन गया है। हमें सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि भाजपा ने वोटर्स को 10,000 रुपए बांटने के लिए भेजा था, लेकिन इन नेताओं ने 9,000 रुपए खुद रख लिए और केवल 1,000 रुपए ही वोटर्स को दिए। ये सरकार की घिनौनी हरकतों का पर्दाफाश करता है। हम चाहते हैं कि जनता इस बात को समझे और नेताओं से सवाल पूछे कि उनका 9,000 रुपया कहाँ गया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का ये तरीका लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और जनता को इसे उजागर करना होगा। बता दें, आपने इससे पहले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था। हालांकि प्रवेश वर्मा ने मना भी नहीं किया था। ये कहा था कि हमसे लोगों की मुश्किलें देखी नहीं गई, इसलिए एनजीओ से पैसा दिया। प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक भारतीयों का मानना है कि भारत में धार्मिक भेदभाव बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा भारत में 69% लोगों ने कहा कि जाति और जातीय भेदभाव एक समस्या है। 36 देशों में किए गए सर्वे में सबसे अधिक भारत में रहा। हालांकि दूसरे देशों में लोगों से जाति के बजाय नस्लीय और जाति भेदभाव के बारे में पूछा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर इस सर्वेक्षण में हमने जिन अन्य मुद्दों के बारे में पूछा, उनकी तुलना में धार्मिक भेदभाव के बारे में कुछ हद तक कम चिंता है। फिर भी औसतन 29% लोगों का कहना है कि लोगों के खिलाफ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या है और 27% का कहना है ये मामूली बड़ी समस्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 देशों बांग्लादेश, फ्रांस, भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका में आधे या आधे अधिक लोग मानते हैं कि धार्मिक भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट 5 स्थान गिरकर 80 से 85 स्थान पर आ गया है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, पब्लिश किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग के अनुसार एक भारतीय पासपोर्ट होल्डर को दुनिया भर के 57 देशों में वीजा फ्री पहुंच है। ये 2017 के बाद से भारतीयों के लिए वीजा फ्री पहुंच वाले देशों की सबसे कम संख्या है। तब एक भारतीय नागरिक बिना वीजा के केवल 49 देशों की यात्रा कर सकता था और 2024 में भारतीय बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा कर सकते थे। 2021 के बाद से पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की सबसे निचली रैंकिंग भी है, जब इसका पासपोर्ट 58 देशों में वीजा फ्री पहुंच के साथ दुनिया में 90 स्थान
पर सबसे शक्तिशाली था। हालांकि बीजेपी के नेता ये लगातार बोलते रहते हैं कि मोदी के आने से पासपोर्ट की ताकत मजबूत हुई है। अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रति धारणा बदल गई है। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उनसे पूछिए पहले भारत का पासपोर्ट कब दिखाया जाता था और अब जैसे ही भारतीय पासपोर्ट दिखाया जाता है विदेशी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पूछते हैं आप मोदी जी के देश से हैं। भारतीय पासपोर्ट की कीमत बढ़ाने का काम पीएम मोदी ने किया है। हालांकि पूर्व पीएम मनमोहन के कार्यकाल में 2013 में भारतीय पासपोर्ट से अधिकतम 52 देशों तक पहुंच थी और अब 57 हो गई है। इतने सालों में इतना विकास। वहीं पासपोर्ट की ताकत के मामले में सिंगापुर ने 2024 से अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके पासपोर्ट होल्डर 227 देशों में से 195 देशों में वीजा की जरूरत के बिना यात्रा कर सकते हैं, लेकिन विश्व गुरु 57 पर है। महायुति सरकार माझी लड़की बहन योजना की लोकप्रियता के दम पर महाराष्ट्र की सत्ता में आई है। उसने वादा किया था कि सरकार बनते ही माझी लड़की बहन योजना राशि 2100 रुपए महीना कर दी जाएगी, लेकिन मामला लटक गया है। महाराष्ट्र के मंत्री दबी जुबान से कह रहे हैं कि इससे राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और बाकी वादों पर भी इसका असर होगा। इस योजना की घोषणा पिछले साल के बजट में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए की गई थी और चुनाव के समय तक 1500 रुपए की 3 मासिक किस्तों का ट्रांसफर भी महिलाओं के खातों में किया गया। इससे महाराष्ट्र में योजना की धूम मच गई। यहाँ तक कि विपक्षी दल जो लोकसभा चुनाव में सफलता से उत्साहित थे, उन्होंने भी माझी लड़की बहन की लोकप्रियता को स्वीकार किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही बताया गया था इस योजना पर 46,000 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक खर्च आएगा, जिस पर चिंता जताई गई थी। कुल 2.5 करोड़ लाभार्थी उस समय रजिस्टर हुए थे, लेकिन चुनाव के दौरान ही महायुति की पार्टियों ने माझी लड़की बहन योजना का पैसा 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दिया। यानी दोबारा सत्ता मिली तो 2100 रुपए देंगे। उस समय इस बढ़ी हुई राशि के बाद कुल वार्षिक खर्च 63,000 करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। अब सरकार बन गई है और महायुति अपने वादे को नजरअंदाज कर रही है। 1 महीने सरकार बने हो चुके हैं, लेकिन महायुति की ओर से कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि ये बढ़ोतरी कब होगी। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सूत्रों ने कहा कि 2100 रुपए हर महीने सिर्फ जांच के बाद ही दिए जा सकते हैं, जबकि वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में बढ़े हुए पैसे देने की संभावना नहीं है। पिछले हफ्ते कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने पुणे में कहा था कि लड़की बहन जैसी योजनाओं पर खर्च का मतलब है कि कृषि ऋण माफी की घोषणा के लिए इंतजार करना होगा। सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि लाभार्थियों का कई बार सत्यापन किया जाएगा, इसके बाद जरूरत पड़ने पर नाम हटा दिए जाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने पूछा कि क्या लड़की बहन लाभार्थियों की पिछली सूची केवल वोटों के लिए थी। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के 4 लोगों को लाभ कैसे मिला, अब आप सत्यापन क्यों कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी नकली है और उसने वोटों की खातिर महिलाओं की भावनाओं से कैसे खिलवाड़ किया। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अटकलों का बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। अब शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की है। शरद पवार ने विचारधारा के प्रति आरएसएस के समर्पण को लेकर उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से विचलित नहीं होते। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी और महायुति को मिली इतनी बड़ी जीत संघ की मेहनत का नतीजा है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वोटरों से सीधा संवाद किया और महायुति को जिसका फायदा मिला है। इससे पहले संजय राउत भी संघ की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे संघ की मेहनत है। बता दें, कुछ दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का गुट अजित गुट में विलय हो सकता है। सुप्रिया सुले को शरद पवार मोदी के मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते हैं, इसके बाद वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बता दें, उद्धव गुट ने भी फडणवीस की तारीफ की थी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए हैं। मुंगेर, पूर्णिया, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नई नियुक्तियां की गई हैं। हालांकि राज्यपाल का यह फैसला नीतीश कुमार से मुलाकात के कुछ घंटों बाद आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बैठक में कुलपतियों के नाम पर अंतिम मोहर लगी। इसके बाद राजभवन ने आधिकारिक रूप से नियुक्ति की घोषणा की। हालांकि बिहार में लगातार नीतीश को पलटवाने की भविष्यवाणी करने वाले अब ये कह रहे हैं कि वाइस चांसलर के नामों से नीतीश गुस्सा हैं, उनको ये पसंद नहीं आए और अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश के बीच तनातनी शुरू हो जाएगी।
अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को भारत सरकार से मदद नहीं मिल रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गुप्ता को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद रखा है। गुप्ता ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पण के बाद से बीते 7 महीनों में भारत सरकार ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। उनका परिवार कई बार मदद मांग चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। गुप्ता ने कहा कि जब से मुझे प्राग से प्रत्यर्पित किया गया है, तब से मुझे कोई काउंसलर एक्सेस नहीं मिला। मेरे परिवार ने इसके लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। गुप्ता ने यह भी बताया है कि प्राग में 1 साल की हिरासत के दौरान उन्हें 3 बार भारतीय काउंसलर एक्सेस मिला था। हालांकि अमेरिका पहुंचने के बाद से ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई। बता दें 2023 के अंत में गुप्ता के परिवार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा था कि इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को ईमेल लिखे थे, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिल पाए। गुप्ता ने अपने कथित शह षड्यंत्रकारी विकास गुप्ता से किसी भी प्रकार के संबंधों से इनकार किया। यादव पर पन्नू की हत्या की साजिश का नेतृत्व करने का आरोप है। गुप्ता ने अमेरिकी सरकार द्वारा पेश किए गए सबूतों को फर्जी और मनगढ़ंत बताया। गुप्ता ने कहा कि विकास एक आम नाम है और यादव एक बड़ा समुदाय है। मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मैंने इस नाम का जिक्र केवल उस समय सुना जब नवंबर 2024 में नया आरोप पत्र जारी हुआ। गुप्ता ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के कारण भारत में उनके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ा है, जिसके कारण अब उन्हें निजी वकील की सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं और अमेरिकी सरकार द्वारा नियुक्त वकील के भरोसे होना पड़ा है। बता दें, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक निखिल गुप्ता पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के लिए सुपारी देने का आरोप है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता को किसी अनाम भारतीय अधिकारी से गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश कराने का निर्देश मिला था। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अमेरिकी कोर्ट समन भी जारी कर चुका है। अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजा है, जिसके बाद मोदी अमेरिकी यात्रा पर तो गए थे, लेकिन हमेशा मोदी के साथ यात्रा में जाने वाले डोभाल गायब रहे। और अब कहा जा रहा है कि भारत निखिल गुप्ता से पल्ला झाड़ रहा है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के देश में कुल 12 मामले हो गए हैं। गुरुवार को 3 नए केस मिले। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप पर हश मनी मामले में शुक्रवार को होने वाली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि क्या वो खुद पर हो रही सजा को रोक सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 5-4 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया। बता दें, ट्रंप ने साल 2016 में अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 दिए थे। इसे छिपाने के लिए ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी पाया गया था। इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस जुआन मर्चर ने संकेत दिए हैं कि वो ट्रंप को जेल की सजा देने पर विचार नहीं करेंगे। कनाडा में राजनीतिक हलचल मची हुई है। 2015 से प्रधानमंत्री पद पर बने जस्टिन ट्रूडो ने विरोध प्रदर्शन के चलते इस्तीफा दे दिया। वहीं भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने भी पीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। चंद्र आर्य लेबर पार्टी के नेता हैं और ओटावा से सांसद भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक कुशल सरकार का नेतृत्व करने के लिए कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के रेस में हूं। चंद्र आर्य कनाडा के ओटावा से सांसद हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग की वजह से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर ने पुष्टि की है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि संघीय सरकार दक्षिणी कैलिफोर्निया में अगले 6 महीने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए खर्च उठाएगी। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर ने बताया है कि आग से मरने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने मेलबर्न के होटल में हिरासत में रखने के दौरान जहर दिया गया था। हालांकि इस दावे के बाद अब जोकोविच ने कहा है कि वो टेनिस पर अपना ध्यान
फोकस करना चाहते हैं। बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के लिए मेलबर्न में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय पत्रकारों ने जोकोविच से इस मामले पर और जानकारी चाही, लेकिन वो बीच में उठकर चले गए। 10 बार चैंपियन रहे सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी जोकोविच का कोरोना वैक्सीनेशन न होने के कारण 2022 में वीजा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न से डिपोर्ट कर दिया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।